अखिलेश यादव जैसे ही देवरिया पहुंचते हैं, देवरिया का पूरा मामला ही बदल जाता है, पूरी कहानी ही पलट जाती है। पहले जो खबर चल रही थी कि प्रेमचंद यादव के घर पे बुलडोजर चलने से कोई रोक ही नहीं सकता, अब खबर चल रही है कि प्रेमचंद यादव के घर पे बुलडोजर अब नहीं चलेगा। दरअसल जैसे ही देवरिया अखिलेश यादव पहुंचते हैं, उसके ठीक बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आता है और खबर चलने लग जाती है कि अब प्रेमचंद यादव के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन सर, क्या आपको पता है कि ये जो खबर चल रहा है पूरी तरह से सच नहीं है? यानी ऐसा पूरी तरह से सच नहीं है कि प्रेमचंद यादव के घर पे अब बुलडोजर नहीं चलेगा। पूरी हकीकत क्या है, पूरा कहानी क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ में इस वीडियो में हम 5 सवाल रखने वाले हैं, जिन सवालों को देख के, सुन के, समझ के देवरिया के पूरे मामले को देखने का आपका नजरिया चेंज हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो में अगले 5 मिनट तक बने रहिएगा। अब इस पूरे मामले में देवेश यानी कि सत्यप्रकाश दुबे का बेटा और प्रेमचंद यादव की बेटियों यानी इनके परिजनों को कब इंसाफ मिलेगा, ये सवाल लोगों के जहन में है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में बहुत पहले से मेरी नजर है, डे 1 से हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं, लगातार वीडियो आप लोगों के सामने हम लेके आ रहे हैं और कई ऐसे सवाल है जो अभी जिसके जवाब नहीं मिल पाए हैं। पब्लिकली अगर उन सवालों का जवाब मिल जाए तो इलाके में जो तनाव बना हुआ है वो तनाव स्वतः खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद सिस्टम को भी ये नहीं पसंद है कि इलाके का तनाव खत्म हो जाए, फिर नेताओं का नेतागिरी खत्म हो जाएगा, फिर जातिगत उन्माद वहां नहीं फैलेगा, फिर एक जाति दूसरे जाति को गाली नहीं देगा, फिर यादव वर्सेस ब्राह्मण नहीं होगा। देखिए, जो सवाल है वो सवाल आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि क्या इन सवालों का जवाब मिल जाएगा तो ये पूरा मामला सुलझ नहीं जाएगा। पहला सवाल यह है कि प्रेमचंद यादव को उस दिन सुबह बुलाया किसने? प्रेमचंद यादव की पत्नी कह रही है कि कॉल किया गया था। कुछ खबरें उड़ते उड़ते आई कि सीडीआर लोकेशन में जो है कॉल वगैरह का कोई जिक्र ही नहीं है, यानी प्रशासनिक लोगों ने जो जांच किया उसमें कॉल की बात सामने आया ही नहीं। तो प्रशासन ये पब्लिकली क्यों नहीं ओपन अभी कर पाई है कि वाकई में उस दिन हुआ क्या था? सुबह में कॉल करके प्रेमचंद यादव को किसी ने बुलाया था या फिर प्रेमचंद यादव खुद सुबह उठ के जो है गए थे, या फिर उसके एक दिन पहले प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे के परिवार में कुछ कहा सुनी हुई थी? आखिर हुआ क्या था? घटना ये इस पूरे घटने का नींव क्या है? तो इसको अभी तक प्रशासनिक लोगों द्वारा जांच करके जो है इसकी कहानी बाहर नहीं आई है। अगर इस कहानी को बाहर लाया जाए तो ये जो पूरा माहौल बना हुआ है उस माहौल को शांत किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रेमचंद यादव की हत्या किस हथियार से हुआ? हथियार मिला या नहीं? और अगर मिला तो उस हथियार का फिंगरप्रिंट जो है वो किससे मैच हुआ है? देखिए, घर में जो है अगर कहा जा रहा है कि धारदार हथियार से मारा गया, लाठी से मारा गया होगा या कुदाल वगैरह होगा उससे मारा गया होगा, लोहे के धारदार हथियार से खबर जो है आई उड़ते उड़ते, तो अगर जिस हथियार से, कुदाल से मारा गया या फिर कोई भी जो हथियार होगा सत्यप्रकाश दुबे के घर पे, क्या वो हथियार बरामद हुआ? और क्या उस हथियार पे फिंगरप्रिंट जो हुआ वो मिलाया गया? किसके साथ वो फिंगरप्रिंट मिलता है? इससे ये बात स्पष्ट हो जाती कि प्रेमचंद यादव पे वार किसने किया और एक्चुअल में प्रेमचंद यादव की हत्या किसने की। लेकिन अभी तक ये भी पब्लिकली बाहर नहीं आया है कि किस हथियार से प्रेमचंद यादव पे हमला हुआ, और अगर वो हथियार मिला तो उस हथियार पे फिंगरप्रिंट किसका था। आधुनिक जमाना है, हर चीज जो है पता लगाया जा सकता है, फिंगरप्रिंट बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता था कि किसके फिंगरप्रिंट से जो है उस हथियार को पकड़ा गया और प्रेमचंद यादव पे मारा गया। अगला सवाल है, सवाल यह कि घटना के वक्त देवेश का लोकेशन क्या था? देखिए, हर कोई, आपने मीडिया में ये सुना होगा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देवेश भी उस घटनाक्रम के दौरान वहीं था। तो भाई, प्रशासनिक लोगों के द्वारा जांच करके ये क्यों नहीं ओपन किया जा रहा है कि देवेश का लोकेशन एक्चुअल में कहां था? देवेश के तरफ से बताया जा रहा है कि वो पूजा कराने गए हुए थे। प्रेमचंद यादव के परिजनों के द्वारा कहा जा रहा है कि देवेश ने ही मारा है। तो प्रशासनिक लोगों ने, सिस्टम में बैठे लोगों ने यह स्पष्ट क्यों नहीं किया कि देवेश का उस वक्त एक्चुअल लोकेशन क्या था? अब सवाल ध्यान से देखिएगा। सत्यप्रकाश की बेटी शोभिता ने कहा कि घटना के वक्त 112 सहित स्थानीय थाना में भी कॉल किया जा रहा था लगातार, लेकिन थानेदार साहब या 112 वाले लोग जो है कॉल नहीं उठाए। अगर उन्होंने कॉल नहीं उठाया तो इस पूरे घटनाक्रम का असली जवाबदेही तो उन्हीं लोगों का था। वो अगर समय पे पहुंच जाते तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता। कम से कम कुछ लोगों की जान तो बचाई जा सकती है। तो कुछ लोगों के जान जाने के जुर्म में जितने भी लोग उस वक्त जो है ड्यूटी पे थे, जिन्होंने लापरवाही बरता,
उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, और उन पे कार्रवाई होना चाहिए था या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जो सत्यप्रकाश दुबे का भाई है साधु दुबे, जिन्होंने जमीन प्रेमचंद यादव को लिखा, एक ही दिन 8 बीघा, इतना ज्यादा जो है जमीन लिखने वाले साधु यादव को आखिर बाहर कैसे जाना पड़ गया कमाने। जो जमीन जो है 10 लाख या 20 लाख या कुछ भी रकम में, अगर ज्यादा रकम में भी प्रेमचंद यादव को लिखे होंगे तो उनको कमाने का तो अपने पूरे जीवन में इकलौता अगर वो है तो कोई जरूरत ही नहीं है। फिर उनको दिल्ली, बंबई, गुजरात और तमिलनाडु जाने की जरूरत क्या पड़ गई। और अगर वो तमिलनाडु, दिल्ली, बंबई, गुजरात में है, ये खबरें उड़ते उड़ते आई थी कि गुजरात में वो है, तो अगर गुजरात में वो है तो उनको सामने अभी क्यों नहीं लाया गया, प्रशासनिक लोगों के द्वारा उनको सामने लाके यह स्पष्ट क्यों नहीं किया गया कि साधु दुबे जो है उनसे जमीन जबरदस्ती लिखवाई गई थी, या फिर साधु दुबे सच में मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है, बीमार है, या फिर वो पूरी तरह से स्वस्थ है। इस बात का भी स्पष्टीकरण जो है प्रशासनिक लोगों के द्वारा क्यों नहीं आया। कुछ लोग कह रहे हैं, प्रेमचंद यादव के तरफ के लोग कह रहे हैं कि साधु यादव पूरी तरह से स्वस्थ है, सत्यप्रकाश दुबे के लोगों के तरफ से कहा जा रहा है, उनके चाहने वाले लोगों के तरफ से यह बताया जा रहा है कि साधु यादव मानसिक रूप से थोड़ा बीमार थे। तो प्रशासनिक लोगों के द्वारा साधु यादव को खोज के इस बात का स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया कि साधु यादव वाकई में मानसिक रूप से कमजोर हैं या फिर स्वस्थ हैं, और अगर स्वस्थ हैं तो उनको कितना रुपया उस वक्त दिया गया था वो उनके द्वारा बताया जाए। क्या कुछ हुआ था 2014 में कि उन्होंने एक ही बार में 8 बीघा जमीन प्रेमचंद यादव को लिख दिया। इन सब बातों का स्पष्टीकरण अगर हो जाए तो इस पूरे मामले में जो एक माहौल बना हुआ है, जो एक सौहार्द जो है बिगड़ने की स्थिति बनी हुई है, जो इलाके में तनाव बना हुआ है, वो तनाव कहीं ना कहीं कम हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। आने रहिएगा। देखिए, पहले ये तय माना जा रहा था कि ये जो घर है प्रेमचंद यादव का, ये घर पे बुलडोजर चलेगा। 11 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण का आदेश भी आ गया था, तहसीलदार साहब का आदेश आया जिसमें कहा गया कि अब इस घर को तोड़ा जाएगा, ये सरकारी भूमि में बना हुआ घर है। लेकिन उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में राम भवन यादव ने जो है अपील किया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक फैसला आता है जिसमें कहा यह जाता है कि फिलहाल इस घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, यानी ये घर ध्वस्त नहीं होगा। अब पूरी कहानी समझिएगा। पहले जो है इस घर को सरकारी भूमि पे बताया गया था, अब जो है कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि राम भवन यादव जाके 2 सप्ताह के अंदर डीएम के पास अपील कर सकते हैं, और डीएम साहब इस पूरे मामले को देखेंगे और 3 महीने के अंदर में आदेश देंगे कि ये घर टूटना है कि नहीं टूटना है। तो अगर आप तक ये खबर पहुंच रही थी कि अब प्रेमचंद यादव का घर टूटेगा ही नहीं, तो बिल्कुल गलत खबर है। 3 महीने के अंदर डीएम साहब ये तय करेंगे कि ये घर टूटना है या नहीं टूटना है।